हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन केस ऑफ पिन जॉइंट्री स्ट्रक्चर, जिसमें हमने इंडिटरमिनेट ट्रस को सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग भी कंसीडर करी थी। एक बार लोड इंडिविजुअल लोडिंग हो रही थी, टेम्परेचर से आपका सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स है, मिसमैच है, एक्सटर्नल लोडिंग है, उनकी वजह से क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है, कंबाइन इफेक्ट और उसका इंडिविजुअल इफेक्ट हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है, तो ट्रस हम लोगों ने डिटेल स्टडी ट्रस की हमने कर चुकी है कि कैसे इंडिटरमिनेट ट्रस को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हम इंडिटरमिनेट बीम्स पर आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिटरमिनेट बीम्स पर हमारा फोर्स मेथड कैसे वर्क करता है, हमें इक्वेशन कैसे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे। सिंपल बेसिक एक बीम डिस्कस करेंगे जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को बताएगी कि कैसे हमको इक्वेशन जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। तो यार मेरे पास एक फिक्स बीम है। ओके, तो फिक्स बीम है, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ही कंसीडर किया है। मैंने 24 किलो न्यूटन का एक लोड लगाया है सपोज। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से 3 मीटर है, ये पॉइंट से 3 मीटर है। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं पूछूं यार इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी वो कितनी होगी आपकी? यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमको एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तीन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमको एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो टोटल रिएक्शंस हमारे पास हो गई। यहाँ पर टोटल रिएक्शंस जो हो गई हमारे पास, वो हो गई हमारे पास 6। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ वर्टिकल लोडिंग की यहाँ पे बात करूं, सिर्फ अगर मैं वर्टिकल लोडिंग यहाँ पे कंसीडर करूं, तो मेरे मेरे को कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं मिलने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो गई किसके? 4 के। ठीक है, नो नो और नो हॉरिजॉन्टल लोडिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो इन सपोर्ट्स पर कोई मूवमेंट नहीं आने, कोई फोर्स नहीं आने वाले, तो उस फोर्स को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल इक्वेशन फिर हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास 4 अननोन्स है मेरे पास, और अवेलेबल इक्वेशन भी जो हो जाएंगी मेरे पास, वो हो जाएंगी मेरे पास 2। इसमें होंगी मेरी समीशन Fy0 और समीशन Mz0। यहाँ पे Fx0 नहीं होगा क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स को नेगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड है नहीं, तो हमको वो इक्वेशन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अवेलेबल इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास दो है, तो हमारे अननोन्स कितने हो गए यहाँ पे? अननोन्स हमारे अननोन्स हो गए यहाँ पर कितने हो गए? हमारे अननोन्स हो गए हमारे ये हो गए हमारे हो गए 4 माइनस ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ अननोन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स यानी नंबर ऑफ रिडंडेंट रिएक्शंस है हमारी, जिनको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यार उसके बाद का जो अब हमको क्या करना है कि मेरे को यहाँ पर दो एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए इस बीम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो पर्पस है वो यही है कि वो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन भाई कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ रिडंडेंट फोर्सेस हमको चूज करने पड़ेंगे कि हम रिडंडेंट फोर्सेस कौन से चूज करें। ठीक है, तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिडंडेंट फोर्स हमको ऐसे चूज करने हैं कि जो भी उस फोर्स को हटाने के बाद जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा स्टेबल रहना चाहिए। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था डिस्कस करना, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि रिडंडेंट फोर्स हमको कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास दो अननोन है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं इस बीम को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, इस बीम को इस अगर मैं इसको फॉर्म करूं, ये यहाँ पे सेंटर पे लोड लग रहा है 24 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इसको हम ऐसे भी परफॉर्म लिख सकते हैं, इस बीम का इफेक्ट जो होगा 24 किलो न्यूटन। ठीक है, प्लस ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक वर्टिकल, हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर एक मोमेंट को रिलीज किया है और एक वर्टिकल फोर्स को रिलीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, वो लेट अस सपोज आर ए, और यहाँ पर प्लस एक सपोर्ट लगा, एक और फोर्स लगा है यहाँ पर एम ऑफ ए। ठीक है, तो हमने जो कोऑर्डिनेट जो कंसीडर किए हैं वो हम लोगों ने एक इस डायरेक्शन में किया है और एक इस वर्टिकल डायरेक्शन में किया है। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, रोटेशन हम अज्यूम करेंगे वो डायरेक्शन लग रहा है और जो वर्टिकल मूवमेंट है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यार हमने इस बीम को जो हमने ब्रेक किया है वो इन तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, हमने किया गया कि यहाँ पर हमने एक वर्टिकल फोर्स को रिलीज किया है और एक मूवमेंट को रिलीज किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारे स्ट्रक्चर जो है वो मेरे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर एंड पर हमारा क्या है, कैंटिलीवर सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें हमारी स्टेबल है। ठीक है,
अब हम देखते हैं यार कि इसमें हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे कैसे। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हमें लगाने के लिए हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पर कि हमारे इस पॉइंट पर एक तो स्लोप जीरो होगा और इस पॉइंट पर हमारी क्या होगी, हमारे पास एक स्लोप जीरो होगा और इस पॉइंट पर मेरा एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी मेरा जीरो होगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है वो मेरा फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार कि अगर मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेल्टा वर्टिकल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, ठीक है, डेल्टा वर्टिकल डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट दिस पॉइंट, एट दिस ए पॉइंट, ठीक है, एट ए प्लस डेल्टा डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिडंडेंट फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा डिफ्लेक्शन वर्टिकल। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो भी लोड के कारण जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, इस लोड के कारण ही इस पॉइंट पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, उस वो प्लस डिफ्लेक्शन ड्यू टू जो यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आरए के कारण होगा और कुछ मोमेंट के कारण होगा। ये जो आरए वाला पोर्शन है, ये बीम कुछ ऐसे बेंड करना चाहेगी अभी के केस में। ठीक है, यहाँ पर ये जो बीम है ये कुछ ऐसे अपवर्ड बेंड करना चाहिए और ये वाला पोर्शन भी कुछ अपवर्ड बेंड करना चाहेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि नेट टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ पर जो भी होगा, सपोज यहाँ पर डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है और यहाँ पे डेल्टा 3 है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 जो होगा वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा 1 जो होगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि हम उसको जो हमारा कोऑर्डिनेट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये बीम जो है वो जो हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, उनको डेल्टा 1 को हमको नेगेटिव लेना है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डेल्टा ड्यू टू लोड की वजह से जो भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर होगा वो प्लस होगा डेल्टा डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिडंडेंट फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो वर्टिकल रिएक्शन ईए और एक आरए और एक एमए। ठीक है, मोमेंट के कारण कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा और क्या कहते हैं यहाँ पर आपका एक मोमेंट के कारण कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा और एक किसके कारण होगा, एक वर्टिकल फोर्स के कारण भी एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा, तो ये हमारा जीरो होगा। और हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भाई हमारा जो स्लोप होगा वो भी हमारा जीरो होगा। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें कि थीटा एट ए ड्यू टू एक्सटर्नल लोड प्लस थीटा एट ए ड्यू टू रिडंडेंस, दोनों फोर्स में लिख रहा हूं यहाँ पे, ड्यू टू रिडंडेंस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारा कि टोटल थीटा ए ड्यू टू लोड, एक्सटर्नल लोड, और थीटा ए एट स्लोप एट ए ड्यू टू रिडंडेंस इन बोथ आरए एंड एमए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होंगी जो हमें हेल्प करेंगी फाइंड करने के लिए कि भाई कि यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर मैं कैसे इन दो इक्वेशन, मतलब ये जो दो इक्वेशन होंगी हेल्प करेंगी मेरे को यहाँ पे रिएक्शन फाइंड करने के लिए, एमए और आरए। अगर दो रिएक्शन मेरे पास मिल गई तो बाकी रिएक्शन में समेशन m इज इक्वल टू 0 तो समेशन fi इक्वल टू 0 से कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमको ये सॉल्व करना है जहां पर हमने हमारा जो रिलीज स्ट्रक्चर है, रिलीज जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, 24 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस हमारा 3 है, ये डिस्टेंस हमारा 3 है। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कोऑर्डिनेट जो हमने अज्यूम किए हैं वो डायरेक्शन में अज्यूम किए हैं। ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हम अज्यूम करेंगे हमारा ऊपर को जा रहा है और यहाँ पे रोटेशन भी जो है वो क्लॉकवाइज है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने सबसे पहले किया कि मैं इस लोड के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करता हूं। सब ठीक है, सबसे पहले मेरा जो स्ट्रक्चर है इसका डिफ्लेक्शन कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन कर्व यहां तक जाएगा, कुछ इस पॉइंट तक कुछ कर्व होगा, फिर यहां से स्ट्रेट चला जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है इस डायरेक्शन में तो कोई बेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन कर्व है। ठीक है, तो इसके डिफ्लेक्शन कर्व में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये जो है सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई ये कितना है, डेल्टा वर्टिकल ड्यू टू लोड। ठीक है, तो डेल्टा वर्टिकल ड्यू टू लोड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इस पॉइंट के नीचे मेरे को स्लोप पर, इस पॉइंट के नीचे मेरे को डिफ्लेक्शन पता होता है। इस पॉइंट के नीचे अगर मैं EI को कांस्टेंट बोलूं, यहाँ पर EI को अगर मैं कांस्टेंट मानूं तो जो मेरा इस ये डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाएगा,
24 इंटू 3 का क्यूब ओवर में 3 EI, ये होगा। मतलब फॉर्मूला होता है ना हमारे पास PL क्यूब अपॉन में 3 EI। क्लियर है? कैंटिलीवर, यहाँ भी कैंटिलीवर सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने इस सपोर्ट में ये रिएक्शन को हमने रिलीज कर दिया, मतलब यहाँ पे रिलीजिंग RA एंड M ऑफ A, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने एक रिएक्शन को रिलीज कर दिया, एक RA को रिलीज किया और एक हमने MA को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिलीज करने का मतलब है कि ये यहाँ पर ये रिएक्शन इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा इस पॉइंट के नीचे डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपका थीटा स्लोप होगा, क्लियर है। तो इस डिफ्लेक्शन को मैं टोटल लिख सकता हूँ ना, ये प्लस दिस तो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला ये इक्वल होगा, प्लस ये थीटा इनटू डिस्टेंस कर दूंगा तो ये वाली डिफ्लेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर होता है डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 24 इंटू एल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा 2EI और इनटू में डिस्टेंस कितना होगा इसका 3। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करें, इस इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 24 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 क्यूब। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, वो आ रही है मेरे पास 540 ओवर में EI, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हमको चेक करनी है, क्योंकि यार ये जो डिफ्लेक्शन हमारी जो आ रही है ये इस कोऑर्डिनेट के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा भाई माइनस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये हो गया भाई हमारी सबसे पहला डेल्टा V ड्यू टू लोड एट A, ठीक है। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, हमारा स्टेबल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, डिटरमिनेट के केस में, डिटरमिनेट जब हमने इसको बनाया, ओके। रिलीज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, रिलीज स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके। तो ये चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली कि भाई यहाँ पर जो हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है इस पॉइंट पर, वो मिल रहा है मेरे को 540 ओवर में EI। क्लियर पॉइंट? अभी अगर मैं देखूं यार, फिर इसको मैं आगे इसके मूव करता हूं, मैंने अब क्या लोड के कारण मैं देख चुका हूं, अब मेरे को यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन लगाना है RA, ठीक है। तो RA के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, अपवर्ड अलोंग द कोऑर्डिनेट, तो वो पॉजिटिव होगा। तो RA कितना हो जाएगा मेरा, RA इनटू में L क्यूब ओवर में 3EI, यही होगा। तो इसकी जो अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारा 3 की पावर डिवाइड बाय 3, नहीं ये 6 होगा, L यहाँ पर 6 होगा, एंड है ना, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा हमारा 72 ओवर में EI, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि यहाँ पर ये लेंथ है वो हमारी कितनी है, वो हमारी है अपनी 6 है, ठीक है। 3 मत लिख देना, ये 6 है, ठीक है। तो हमने RA के कारण भाई डिफ्लेक्शन हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने मान, क्योंकि ये जो इसके कारण जो बीम होगी वो अपर डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं भाई मोमेंट के कारण, मोमेंट भी तो लग रहा है ना यहाँ पर, एक इस पॉइंट पर मोमेंट की वजह से भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। तो मोमेंट अगर हम देखें तो मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो होगा हमारा क्या, यहाँ पर जो बीम जो बेंड करेगी वो कुछ ऐसे बेंड करेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी बीम अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे बेंड करेगी, क्लियर है। तो यहाँ इन दो के जो डिफ्लेक्शन है वो अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अलोंग द कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव। अब इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होता है इस पॉइंट एंड पर होता है, वो होता है हमारा ml स्क्वायर ओवर में 2EI, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को लिखें तो MA इनटू L कितना हमारा 6 स्क्वायर ओवर में 2 इनटू EI, यही होगा। तो अगर इस चीज को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 18 ओवर में EI। अब ध्यान से देखें तो ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी रो 11 ड्यू टू पी आर ए, यही चीज है। और ये जो इसको हम लिख रहे हैं रो 12 ड्यू टू ऑफ एम ए, ये चीज, इस चीज से भी फेमिलियर होंगे आप, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन एक इक्वेशन के लिए हमारे पास डेटा आ चुका है, दिस इक्वेशन दिस सबसे पहली जो इक्वेशन हमारे पास बन गई वो हमारे पास बन चुकी है माइनस ऑफ 540 ओवर में EI प्लस RA इंटू 72 ओवर में EI प्लस 18 MA ओवर में EI इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज हो चुकी है।
अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास रो 1 1 है, वो है मेरे पास 72 ओवर में 1 आई, और रो 1 2 है मेरे, डेल 1 2 है मेरे पास 18 ओवर में ई आई। क्लियर है? तो अब हमको बनानी है भाई हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन को जीरो किया। अब नेक्स्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि इस एंड पर जो है हमारा स्लोप भी जीरो है, तो जब भाई हमारा स्लोप जीरो होगा, अगर ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब देखते हैं भाई जब हमारा स्लोप जीरो होगा तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जब हमारा इस अगर हम इस चीज को सबसे पहले कंसीडर करें तो इस लोड के कारण यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो सेम ही होगा, जो यहाँ पर जो स्लोप है वो सेम होगा, वही स्लोप होगा ना यहाँ पर भी, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई लोडिंग तो लग नहीं रही है। ये केस इस पॉइंट पर कोई लोडिंग नहीं, कोई बेंडिंग नहीं है, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वही स्लोप यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट के नीचे कितना स्लोप होता है हमारा, जो होता है वो होता है हमारा पी पी एल स्क्वायर, कितना होता है, ये होगा हमारा कितना, पी पी एल स्क्वायर ओवर में 2 ई आई। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो 24 इंटू 3 स्क्वायर ओवर में 2 ई आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 24 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 108। ये आता है हमारे पास 108 ओवर में ई आई। अब भाई इसकी डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन चेक करने के अकॉर्डिंग हमारी रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, अगर इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो पॉजिटिव कंसीडर होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर ये इस बीम को अगर आप देखें, इस बीम को अगर आप देखें लोड की वजह से, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर रही है और यहाँ से कुछ ऐसा पोर्शन जाएगा। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर हम हमारा जो स्लोप आ रहा है वो हमारा किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी देखेंगे जो स्लोप है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हो ये हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया। अगर हमारा रोटेशन इस डायरेक्शन में अलोंग नहीं है तो वो हमारा नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन के अलोंग है तो पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, रोटेशन हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव कंसीडर किया है। तो पहला केस तो लोड के कारण हमारा ये आ गया है यहाँ पे, ड्यू टू लोड। क्लियर है? और अगर हम देखें, अब हम इस यहाँ पर अगर हम देखें इस पॉइंट पर हम लोग चेक करें। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर हमको जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा कुछ आर आर ए इंटू एल स्क्वायर ओवर में 2 ई आई, यही मिलेगा। ठीक है, तो आर ए इंटू एल स्क्वायर ओवर में 2 ए अगर हम करें तो एल हमारा कितना है यहाँ पे 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये मिल गया हमारा 18 आर ए अपॉन में ई आई। ठीक है, ये भी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, और इसकी अगर हम डायरेक्शन चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्लोप की डायरेक्शन है भाई वो कैसी है, क्लॉकवाइज ही है ना। टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो स्लोप की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हम एमएल के कारण देखते हैं। तो भाई एमएल के कारण इस केस में हमारा जो आ रहेगा वो जब होता है हमारे स्लोप एमएल ओवर में ई आई। ठीक है, ये कितना वैल्यू m इंटू 6 ओवर में ई आई। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, यहाँ पर अगर मैं इसका टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये स्लोप क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है, तो ये इस कोऑर्डिनेट क्या रहा ये, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनती है वो बनती है कुछ 108 ओवर में ई आई प्लस 18 आर ए अपॉन में ई आई प्लस 6m ओवर में ई 6ma इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन जीरो और डिफ्लेक्शन जीरो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो, और ये स्लोप जीरो, स्लोप इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि फिक्स सपोर्ट हमारा डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, स्लोप भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि सपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने हमने यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई है डिफ्लेक्शन की, कि हमारा यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी जीरो है और यहाँ पे हमारा स्लोप भी जीरो है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको सही से समझना है कि हमने डायरेक्शन कैसे एज्यूम करी है। हमने इनिशियली हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है कि भाई हमारा जो डायरेक्शन है स्लोप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, वर्टिकल अपवर्ड डिफ्लेक्शन हमारा पॉजिटिव है। क्लियर पॉइंट? तो इस चीज को हम लोग ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा वन इक्वेशन है सपोज और दिस इज 2, तो सॉल्विंग 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये कितना है हमारा 72, बी है 18, सी है 540, ये 18, ये है 6।
तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको मिल रहा है आर आई इक्वल्स टू मिल रहा है हमारा 12 किलो न्यूटन, ठीक है, और एम ए जो मिलेगा, एम ए मिलेगा वो मिलेगा हमको माइनस ऑफ 18 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब कहने का मेरा मतलब है कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे जो एज्यूम किए हमने ये एज्यूम किए हैं, तो एक्चुअल में जो हो रहा है हमारे पास ये 24 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पर एक 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और मोमेंट यहाँ पर क्या माइनस में आ रहा है, तो हमने कोऑर्डिनेट ये एज्यूम किया था, ठीक है। तो मोमेंट जो लग रहा है वो इसके अपोजिट लग रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस ऑफ 18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि फिक्सन के केस में जो मोमेंट आता है वो एंड पर PL/8 आता है, ठीक है। तो अगर PL/8 से भी कैलकुलेट करें हम लोग फिक्सन पे PL/8 तो वो कितनी वैल्यू आती है उसकी 24 into 6 डिवाइड बाय 8 18, ठीक है। और ये नेगेटिव होता है इस डायरेक्शन में, इसके ये मोमेंट यहाँ देगा तो उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये करेक्ट है हमारी, मतलब यहाँ पर हमको मोमेंट जो मिल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कैसे हमको सॉल्व करना है, कैसे हमको डायरेक्शन जूम करनी है, ठीक है। ये हमने सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट के एक्सिस, हम कोऑर्डिनेट के डिसाइड करेंगे कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन हमने कैसे ली है, रिफ्लेक्शन उस पॉइंट पर कैसा है, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है, वो चीज है। तो ये एक मेथड है कि जब हम लोगों ने कैसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को हमने डिराइव किया है, जब हमने एंड ए को हमने क्या किया रिलीज किया है, रिलीज करने का मतलब मेरा है कि मैंने एक आर ए को रिलीज किया और एक यहाँ पर एक मैंने एम ए को रिलीज किया, ठीक है। तो यही इक्वेशन बहुत यूजफुल है हमको बीम्स के इक्वेशन मतलब डिराइव करने के लिए, कैसे हम इस चीज को हमको अप्रोच करना है, ठीक है। अभी एक और मेथड देखते हैं कि एक और तरीके से देखते हैं कि हम इस बीम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो एक सिंपल एक मेथड है। ठीक है, तो अब हम एक और तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया कि अभी मैं मेरे को किसी भी तरीके से मेरे को दो फोर्सेस मेरे को रिलीज करनी है, वो मैं कहीं पे भी कर सकता हूं। मैंने मैंने फर्स्ट केस में मैंने सपोर्ट पे करा है, अभी मैंने नेक्स्ट केस में क्या कर रहा हूं कि सेंटर पे मतलब इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को मैं रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। तो वो मेरे कहने का मेरा मतलब है, ये मैंने एक बीम है मेरे पास, यहाँ पे 24 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया कि मैंने इस पोर्शन को यहाँ से कट कर दिया, 24 किलो न्यूटन के पार्ट से मैंने इसको कट कर दिया, या तो मैं इसको जस्ट अज्यूम कर सकता हूं कि मैंने जस्ट एट अ राइट ऑफ 24 किलो न्यूटन के पार्ट से मैंने कट कर दिया इसको, ठीक है। यहां पर मैंने कट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो जब मैंने भाई कट प्रोवाइड किया, यहां पर जब मैंने इसमें कट प्रोवाइड किया तो यहां पर मेरे पास एक तो एक्सियल फोर्स रिलीज होगा, बट एक्सियल फोर्स हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर मेरा एक रिलीज हुआ है शियर फोर्स, ठीक है। और एक मेरा रिलीज हुआ है यहां पर क्या कहते हैं कि और एक मेरा मोमेंट यहां पर रिलीज हुआ है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जैसे ही मैंने यहां पर कट किया, ठीक है, कट किया, अगर जैसे जैसे ही मैंने इस पॉइंट को कट किया तो मेरा मतलब यहां पर इस पॉइंट के लिए मेरा शेयर फोर्स जो है, मेरा मेरा जो शेयर फोर्स है वो मेरा जीरो हो गया, ठीक है। और मोमेंट को भी मैंने रिलीज कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर देखूं यार, अगर मैं ये चीज देखूं, रिलीज मेरे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर ये मेरा कट है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा 24 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यहाँ पर मैंने एक कट लगा दिया है, ठीक है। तो अभी इस पोर्शन में तो कोई फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रही ना मोमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो फोर्स ट्रांसफर नहीं हो रही है तो यानी शियर फोर्स मैंने रिलीज कर दिया है, मोमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो मैंने मोमेंट को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ये पोर्शन अलग बेंड कर सकता है, ये पोर्शन अलग बेंड कर सकता है, ठीक है। मोमेंट रिलीज करने का मतलब ही यही है कि इस पोर्शन ये पोर्शन कुछ अलग बेंड करेगा और ये पोर्शन कुछ अलग बेंड कर सकता है, क्लियर है पॉइंट। तो यार सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई कि इस प्रॉब्लम में हम लोग कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या मतलब है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखें, अगर हम लोग एक चीज देखें, जब मैंने सबसे कंफर्टेबिलिटी इक्वेशन हम लोगों को कैसे इस चीज में बनानी है, वो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखनी, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर बीम है, ठीक है, मैंने इसको कट किया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा 24 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जस्ट एक कट मारा मैंने इसमें। अभी आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये हमारा स्टेबल है, ठीक है। यहां पर मैंने कट मारा है जस्ट एट अ राइट ऑफ
24 किलो न्यूटन। मैंने एज्यूम किया कि 24 किलो न्यूटन इस पोर्शन पे ऐड कर रहा है, वो जस्ट उसके राइट पर मैंने कट लगा दिया। ठीक है, ये मेरा एक कट है। क्लियर है पॉइंट? तो भाई अब कहने का मेरा मतलब है, कि यहाँ पर अगर मैंने कट लगाया तो अभी मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएंगी, वो इक्वेशन मेरे पास बन के आएंगी, वो एक मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट अस, मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे कोऑर्डिनेट्स मैंने कैसे डिसाइड करने हैं। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट डिसाइड किए हैं। ठीक है, और इसके लिए, इस पोर्शन के लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट डिसाइड करे। ये कोऑर्डिनेट 1 है मेरा, और ये मेरे 2 है। 2 मेरा जो बता रहा है वो रोटेशन को बता रहा है, और 1 जो मेरा बता रहा है वो मेरे को बता रहा है कि भाई 1 जो है वो मेरा, 1 जो है मेरा किस चीज के लिए है, 1 है जो मेरा डिफ्लेक्शन के लिए है, और 2 जो है वो मेरा रोटेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखें कि कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर इस 1 के कारण मैंने जो कोऑर्डिनेट लगाया, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस कट लगाने के बाद मेरी जो बीम है वो कुछ, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है वो अलग मूव कर रहा है, और ये पोर्शन जो है वो अलग मूव करना चाह रहा है। ठीक है, यही मतलब है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि मतलब अगर मैंने इस पॉइंट पर शेयर फोर्स रिलीज कर दिया, तो शेयर फोर्स अगर मैंने रिलीज कर दिया, तो दो के बीच में वो अलग अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको कोई, उनपे कोई वो ऐसा नहीं, अगर शेयर फोर्स रिलीज नहीं करता, सिर्फ मोमेंट रिलीज करता, तो उनमें डिफ्लेक्शन सेम होता, बट यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पोजीशन में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हमको मिल सकता है वो कुछ ऐसा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ ऐसा भी मिल सकता है हमको, ये डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2। तो यही चीज है जो है मेरी रिलेटिव डिफॉर्मेशन, रिलेटिव डिफॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू टू शेयर रिलीज। ठीक है, जब मैंने शेयर को रिलीज किया तो यहाँ पर ये पोर्शन जो है वो अलग बेंड हो सकता है, मैंने कट मारा, और ये पोर्शन जो है वो अलग बेंड हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई एक ऊपर को जा रहा है और एक मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को मैंने ऊपर को ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने कोऑर्डिनेट को ऊपर को लिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो भाई अब मेरे पास आता है मोमेंट। मोमेंट भी मेरा कहने का मतलब ही, कट मैंने लगाया तो मोमेंट भी मेरा रिलीज हुआ। ये पोर्शन मेरा जो है वो अलग तरीके से बेंड कर सकता है, और ये पोर्शन मेरा जो है वो कुछ अलग तरीके से बेंड कर सकता है। मोमेंट मेरा कहने का मेरा मतलब है कि इस पोर्शन पे लेट अस सपोज ये कुछ ऐसे बेंड कर सकता है। ठीक है, और ये पोर्शन जो है वो कुछ अलग तरीके से बेंड कर सकता है। ठीक है, कैसे भी बेंडिंग उसमें आ सकती है। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अब मेरे को यहाँ पे रिलीज करना है भाई मोमेंट, और मेरे को यहाँ पर मतलब मेरे को दिखाना है कि यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन में मेरे पास मोमेंट भी रिलीज नहीं हो रहा है, मोमेंट रिलीज नहीं हो रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि जो भी इनके बीच में चेंज इन स्लोप होगा या रिलेटिव डिफॉर्मेशन होगा वो मेरा जीरो होगा। रिलेटिव डिफॉर्मेशन का मेरा कहने का मेरा मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो होना चाहिए वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिव मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी इस कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में नीचे को है, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये भी इस कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये तो इसके कारण आ गया, और प्लस इस लोड के कारण भी कुछ डेल्टा आएगा, डेल्टा ड्यू टू लोड। ठीक है, तो ये चीज हम हमारी जो होनी चाहिए वो तीनों जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली मोमेंट के लिए भी मेरे को कुछ ऐसा ही करना है। मोमेंट के लिए मेरा जो रिलीज है वो कैसा होगा, सपोज यहाँ पर मैंने रिलीज दे दिया इस पॉइंट को। ठीक है, लेटर सपोज समझते हैं। ठीक है, ये मेरा लेटर थीटा ए है, और ये मेरा जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पे टेंजेंट है इस पॉइंट के लिए, ये मेरा थीटा बी है, और ये मेरा थीटा ए ही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, टेंजेंट जो है वो रोटेट कर रही है, कितने से रोटेट कर रही है, थीटा ए प्लस थीटा बी। बट इस पॉइंट के लिए एक्चुअल में एक ही टेंजेंट हो रही है, बट यहाँ पे टेंजेंट जो है रोटेट कर रही है थीटा ए प्लस थीटा बी से। तो यानी थीटा ए प्लस थीटा बी मेरे पास जो टर्म होना चाहिए एक्चुअल में वो मेरा जीरो होना चाहिए। ठीक है, यही मतलब है कि रिलेटिव डिफॉर्मेशन मेरी अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पर ये हिंज नहीं होता तो थीटा ए प्लस थीटा बी और ये थीटा ए सेम ही होता, तो ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही होती। ठीक है, ये थीटा ए है, देख रहे हैं आप, सेम टेंजेंट है, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे दो डिफरेंट टेंजेंट आ रही है, तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें यार, इस चीज को सॉल्व करके देखें, अगर हम देखें इस चीज को सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको वर्चुअल वर्क डन एक मेथड से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस केस में वर्चुअल वर्क डन कैसे हमको अप्लाई करना है, क्योंकि हमको उस इक्वेशन की यूज करेगा। फिर दूसरी एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाएंगे जो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बाय वर्चुअल वर्क डन से करूं, बाय वर्चुअल लोड मेथड से अगर मैं करूं इस इक्वेशन को सॉल्व, तो मैं लिख सकता हूं यार यहाँ पर कि, तो मैं इस पॉइंट पे सबसे पहले मुझे लिखना है कि लोड के कारण मेरे को यहाँ पर रिलेटिव डिफॉर्मेशन कितना मिल रहा है। ठीक है,
जब मुझे भाई लोड के कारण रिलेटिव डिफॉर्मेशन निकालना है, तो मैं इस पोर्शन को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन अगर मेरे को निकालना है लोड के कारण, तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा रिलेटिव ड्यू टू लोड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में हम इसको लिख सकते हैं m इनटू dx ओवर में ei, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी है आपकी स्ट्रेन एनर्जी ओनली ड्यू टू बेंडिंग कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं इस चीज को मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहाँ पर दो पोर्शन है, तो वन इंटू डेल्टा रिलेटिव अगर मैं करूं डेल्टा रिलेटिव डिफॉर्मेशन, ये दोनों को मिलाकर है, क्लियर है, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा 0 टू 3 m dx ओवर में ei। इस पोर्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेट अस सपोज AC और ये मेरा है B। ठीक है, तो इसको फॉर AC पोर्शन और प्लस 0 टू 3 m into dx ओवर में ei फॉर CB पोर्शन, यही क्वेश्चन होगी। क्लियर है, अगर मुझको रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइंड करने के बारे में, तो अगर आप देखें यार, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो 20 किलो न्यूटन का लोड है वो इस सी पॉइंट पर लग रहा है, वो इस पॉइंट पर नहीं जा रहा है, एक्चुअली वो जा रहा होगा, बट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने कट जो लिया है वो जस्ट इसके राइट साइड पे लिया है, तो इस पॉइंट पर वो पॉइंट लोड का कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को बोलूं तो और मेरे को रिलेटिव डिफॉर्मेशन अगर मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट पर 2 यूनिट लोड लगाने पड़ेंगे, इस पॉइंट पर 2 यूनिट लोड लगाने पड़ेंगे, जिनकी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अगर मुझको रिलेटेड डिफॉर्मेशन फाइंड करना है, तो ये जो टर्म है आपका m, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा इस चीज को। ठीक है, मोमेंट ड्यू टू दिस पोर्शन। ठीक है, दिस इज m, ये m के कारण आएगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये जो m है, मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, तो इसमें जो m dx है, ठीक है, ये तो एक्चुअल लोड, और m जो है वो ड्यू टू यूनिट वर्चुअल लोड। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को देखूं यार, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में आता हूं यहाँ पे 0 टू 3, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं मेरे पास जो है 1 के कारण मेरा जो मोमेंट आ रहा है, 1 के कारण जो मेरा मोमेंट आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, ये मेरा क्या है 1 के कारण एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरा यहाँ पर इस पोर्शन के लिए जो मेरा आ रहा है मोमेंट, वो होता है तुम्हारा क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, dx एक एलिमेंट मैंने कंसीडर किया, तो इसके लिए जो मोमेंट होगा वो कितना होगा आपका, नेगेटिव होगा। इस डायरेक्शन में मूव करो तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 into x लिख सकते हैं, और इनटू में, और एक्चुअल के कारण कितना होगा यहाँ पर एट अ डिस्टेंस dx x पर dx एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करूं, तो वो होगा मेरा 24 into x, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अपॉन में ei प्लस 0 टू 3, यहाँ पर m जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लोड तो है नहीं एक्सटर्नल, तो ये 0 हो जाएगी। इससे मुझे, और यहाँ पर इसके कारण कितना होगा भाई, पॉजिटिव 1 into x। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहे हैं हम, इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो 1 into x हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये टर्म तो मेरे पास 0 हो गई। तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर आता है डेल्टा 3, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आता है 24x स्क्वायर इनटू में dx ओवर में ei। ठीक है, तो ये अगर मैं इस इक्वेशन को, तो 24 को अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आएगा 24x क्यूब ओवर में 3 dx 3 ei। ठीक है, x क्यूब कितना है हमारा 3, 24 into 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास यहाँ पर 216 ओवर में ei। ठीक है, तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन जो है मेरी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, कहने का मेरा मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये पोर्शन तो नहीं मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई लोड नहीं है, तो ये पोर्शन कुछ ऐसे को मूव कर रहा है, तो जो हमारी जो डायरेक्शन है उसके अलोंग ही मूव कर रहा है, तो इसलिए ये चीज पॉजिटिव आ रही है। इसी आपको ध्यान देखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो वर्टिकल रिफ्लेक्शन हमारी नीचे को जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हमको पॉजिटिव मिल रही है। तो हमने भाई कैलकुलेट कर लिया कि डेल्टा रिलेटिव जो आया वो 216 आया वर्टिकल। ठीक है, ये चीज हमारी ओके। फिर अभी मेरे को कैलकुलेट करना है कि भाई टोटल रिलेटिव डिफॉर्मेशन मेरा 0 आ रहा है। इक्वेशन जो मेरी बन रही है वो कुछ ऐसे ही बन रही है, अगर आपको ध्यान में हो, डेल्टा 1 ड्यू टू p1 डेल्टा 1 ड्यू टू p2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को ये तो हमने फाइंड कर लिया है, अभी मेरे को ये फाइंड करना है कि भाई इस लोडिंग की वजह से, इस क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली कुछ ना कुछ शेयर फोर्स तो रहेगा ना भाई, इस पॉइंट पर एक्चुअली कुछ ना कुछ शेयर फोर्स तो रहेगा जिसको हम रिलीज कर रहे हैं, उस शेयर फोर्स की वजह से कितना रिलेटिव मूवमेंट आ रहा है, अभी मेरे को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर उस, अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, डेल 1 ठीक है, वो क्या होता है मेरा m into m, इसको i ले लेते हैं। ठीक है, into dx
ओवर में ई आई। तो ये जो है ये पूरा कितना हो जाएगा एम आई स्क्वायर इंटू में डी एक्स ओवर में ई आई 0 to 3। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमको इस चीज को भी इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर भी एक और टर्म आएगी एम डॉट, दो सेक्शन है ई आई। ठीक है, 0 to 3। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम इस यहाँ पर भी अगर हम रिलेटिव डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करें, अभी जो हम लोग स्टेप कर रहे हैं हमारा वो है कि मैं रिलेटिव डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ इस लोडिंग के कारण, क्योंकि मुझे चाहिए शियर फोर्स के कारण भाई मेरा रिलेटिव डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है। यही तो मतलब है, ये मैंने रिलेटिव डिफॉर्मेशन निकाला, रिलेटिव वर्टिकल ड्यू टू लोड, फिर ये ड्यू टू शियर फोर्स और ड्यू टू मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट भी तो रहेगा, उसकी वजह से कितना रिलेटिव डिफॉर्मेशन आता है वो भी मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैंने अब क्या किया कि मैंने मुझे कैलकुलेट करना भाई रो 11 कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस पॉइंट पर 0 to 3 एम आई अगर मैं कैलकुलेट करूं इस पोर्शन के लिए यहां से, तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, इस पोर्शन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे को मिलेगा वो माइनस ऑफ 1x इंटू में माइनस ऑफ 1x क्योंकि स्क्वायर है ओवर में ई आई इंटू में dx। ठीक है, और सेम टर्म मेरे को यहाँ पे मिलेगी 0 to 3 x स्क्वायर इंटू में dx ओवर में ई आई। x इंटू एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें इसको हम लिख सकते हैं 0 to 3 x स्क्वायर dx ओवर में ई आई। इसको अगर इंटीग्रेट करें तो हम 2x क्यूब ओवर में 3। ठीक है, 0 to 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया वैल्यू हमारे यहाँ पर 18 ओवर में ई आई। क्लियर है, तो ये वैल्यू है हमारी रो 11 डेल 11। तो इसको अगर हमको लिखना है शेयर फोर्स से मल्टीप्लाई करना तो इसको हम लिखेंगे कि 16 18 इंटू P1 P लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला टर्म, ये कंप्लीट टर्म। क्लियर है, अभी हमको फाइंड करना है कि भाई डेल्टा 12 मोमेंट की वजह से हमारा क्या, हम मोमेंट की वजह से जो होगा वो हमारा क्या क्या रिलेटिव इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, तो हमने ये टर्म कैलकुलेट कर लिया, ये टर्म कैलकुलेट कर लिया। अभी देखते हैं कि डेल्टा 12 कैसे हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, आपको ये पर्पस बताने का ये है कि यहाँ पर मोमेंट इक्वेशन हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज आपके बारे जानना आप लोगों को जरूरी है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है यार कि मोमेंट की वजह से हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। 24 ये कितना आ रहा है 216 आएगा, 216 ओवर में ही आई पॉजिटिव 216 ओवर में ही आई। ठीक है, तो अगर हम देखें यार 24 into 3 का क्यूब था डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो अगर हम लोग देखें अब अगर हमको रो 12 कैलकुलेट डेल 12 कैलकुलेट करना है, मतलब कि यहाँ पर जो मैंने मोमेंट रिलीज किया उस मोमेंट की वजह से भाई इन सब में रिलेटिव वर्टिकल रिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो वो भी मेरा कितना होगा भाई, वो भी कितना होगा मेरा m1। ठीक है, m1 डॉट m2 ले लेते हैं इसको इनटू में dx ओवर में ei, यही होगा। ये होगा मेरा क्या, ड्यू टू यूनिट लोड एट ड्यू टू यूनिट लोड एट 2 मतलब मोमेंट, और ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। ठीक है, तो मेरे को अगर भाई अगर मेरे को यहाँ पर अगर लेटर सपोज मेरा एक मोमेंट लग रहा है, मुझे रिलेटिव डिफॉर्मेशन निकालना है उस मोमेंट की वजह से इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा यूनिट लोड इस वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा ना, यही होगा मेरा m1। तो m1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस अगर मैं ये पोर्शन कंसीडर करूं और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक इसको मैं डेल 2 अगर मैं ये रो 12 है मेरा, एक्चुअल में अगर मैं लिखूं इसको यहाँ पर मेरा जो शेयर फोर्स है वो मेरा कितना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा कि कितना 1 इंटू इस पॉइंट पर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा मेरा 1x 1 माइनस में। ठीक है, इनटू में इसके कारण ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, ये मेरा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ये वाला मेरा नेगेटिव क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये -1 इंटू एक्स इसके कारण -1 इंटू एक्स इंटू में 1 जो मैं यहाँ पे एक्चुअल में जो मेरा मोमेंट लग रहा है। ठीक है, उसको भी मैं फिलहाल यूनिटी मान रहा हूँ, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेरा कितना इंटू dx ओवर में ei। क्लियर है, ये इक्वेशन, इसको 0 to 3 इंटीग्रेट करते हैं। ये तो हो गया मेरा भाई ये वाला पोर्शन। अभी इस पोर्शन को अगर कैलकुलेट करना है तो वो ये चीज हो गई मेरी कितनी, आपकी यहाँ पर भी सेम कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर बी में ऐसी है आपकी मोमेंट, हमारा यूनिट मोमेंट ऐसा है और यूनिट शियर फोर्स जो है हमारा जिसके लिए हमें यूनिट वर्चुअल लोड, ये हमारा वर्चुअल लोड है, ये हमारी एक्चुअल लोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कारण जो आएगा हमारा, इसके कारण कितना होगा हमारा कितना कि 1 इंटू एक्स 0 to 3 प्लस 0 to 3 इंटू 1 यही होगा। और ये हमारा कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एक्स dx का एलिमेंट कंसीडर करूं
तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स, ठीक है, ये m1 इंटू में यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना 1, यूनिट मोमेंट ही है, तो ये कितना आ जाएगा इंटू dx ओवर में ei। तो ये इक्वेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये हमारे पास है जीरो। क्लियर है? ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो गई कंप्लीट। डेल्टा वन इंटू अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो ये टर्म हमारे पास आ गई है जीरो भाई। ठीक है, तो जब ये टर्म हमारे पास जीरो आ गई है तो अब हमारा जो काम है, एक इक्वेशन तो हमारी बन गई कि भाई कि डिफ्लेक्शन की हमने इक्वेशन कैसे बनाई है, वो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन जो डिफ्लेक्शन की बनी है, डिफ्लेक्शन की जो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है हमारी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है वो हमारी कुछ ऐसे बनी है 216 ओवर में ei प्लस 18 ओवर में ei इनटू में q, सॉरी p हम शियर फोर्स ले रहे हैं p, ठीक है, क्योंकि हम इसको हम यहां पर इस क्वाड्रेंट पे कुछ शियर फोर्स लग रहा होगा p इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहां से अगर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो p आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना, p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 किलो न्यूटन। अभी देखते हैं कि इसका यूज कहां पे हमको करना है, माइनस का मतलब क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास भाई वहां पर हमको मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। मोमेंट जब हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है कि रोटेशन का हमको देखना है कि मोमेंट रिलीज हमारा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम है यार, सेम इक्वेशन अगर हम लोग देखें कि डेल्टा 2l प्लस रो डेल टू वन ड्यू टू p1 प्लस डेल टू टू ड्यू टू p2 ड्यू टू m2 ले लीजिए इसको, ठीक है, ड्यू टू m इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो अभी हमको कैलकुलेट करना है भाई डेल 2l और डेल 21 और डेल 22। ठीक है, डेल 21 तो हमारा सेम ही होगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारा 0 है। ठीक है, तो अगर मुझको डेल 21 कैलकुलेट करना है, डेल 21 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो होगा मेरा कितना, डेल 21 मतलब मेरा डेल 21 कहने का मेरा मतलब है कि रिलेटिव रोटेशन इस पॉइंट पर ड्यू टू एक्चुअल लोड, ड्यू टू 24 किलो न्यूटन लोड की वजह से कितना हो रहा है। ठीक है, अगर मुझको वो चीज मेरे को डिराइव करनी है तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 1 इंटू डेल्टा 2l 0 टू 3 0 टू 3 0 टू 3 इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल M इंटू में dx ओवर में ei इंटू में स्मॉल m। ठीक है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन अभी मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे को इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैंने कट एज्यूम किया है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट मोमेंट लगाना पड़ेगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि मेरे को इस केस में मेरे को रिलेटिव डिफॉर्मेशन यानी रोटेशन फाइंड करना है, तो मेरे को मोमेंट कपल लगाना पड़ेगा, नॉट कि यहाँ पर मेरे को वर्टिकल फोर्स लगानी है। ठीक है, तो यही चीज अगर मैं करूँ तो ये जो m है ये यही है, यूनिट मोमेंट है, यूनिट मोमेंट। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें 0 टू 3, तो इस 24 के कारण जो 24 का लोड लग रहा है उसके एट अ डिस्टेंस x पे कितना मोमेंट होगा उसका, -24 इंटू x, यही होगा। ठीक है, और इस लोड के कारण कितना होगा, इस यूनिट के कारण कितना होगा, ये पॉजिटिव होगा इंटू x ओवर में dx इंटू में ei, यही चीज रहेगी। ठीक है, प्लस ये तो हो गया किसके लिए, AC के लिए, और 0 टू 3, और ये कितना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन लोडिंग लग नहीं रही है तो इसके कारण से 0 हो जाएगा, तो CB के लिए ये चीज 0 रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो ये आती है मेरे पास 24 x क्यूब ओवर में 3। ठीक है, 24 x क्यूब ओवर 3 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 24 इंटू 3 क्यूब डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आती है मेरे पास कुछ 216 ओवर में EI। ठीक है, साइन जो होगा इसका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन जो मेरे को मिल रही है यहाँ पर, रिलेटिव डिफॉर्मेशन जो मेरे को मिल रही है लोड की वजह से, वो मिल रही है मेरे को -216 ओवर में EI। ठीक है, इस इक्वेशन को डेल्टा 2l हम ले लेते हैं। ठीक है, और ये चीज हमारी ये चीज कैलकुलेट हो चुकी है, तो इक्वेशन हमारी ये बनी है। ठीक है, और अगर हम देखें इस चीज को, अगर हम देखें अभी हमको कैलकुलेट करना है कि भाई डेल वन टू भी हम अगर देखें तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम डेल 22 निकाल लेते हैं, ये 22 निकाल लेते हैं कि भाई मोमेंट, अगर मेरा मोमेंट ही लग रहा है वहां पर तो मेरे को कितना रिलेटिव रोटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे भाई, ये भी हम सिंपल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम यूनिट मोमेंट मान रहे हैं सपोज, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो 0 1 इंटू डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे पॉजिटिव इंटू एक्स इंटू डी एक्स ओवर में ई आई, ये किसके लिए, ए सी के लिए, प्लस ये हो जाएगा 0 to 3 और ये भी पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ एक्स पर dx पर मोमेंट भी 1 ही होगा, 1 into 1, यहाँ पर भी कितना होगा 1 into 1 ओवर में ei into में dx। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको रो 2 2 मिलता है, डेल 2 2 मिलता है आपका x 0 to 3 2 ओवर में ei, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 6 ओवर में ei, क्लियर है। तो डेल 2 2 मिल गया हमको, तो जब डेल 2 2 मिल गया, डेल 1 2 कितना होगा भाई मेरा, तो डेल 1 2 मुझे कैलकुलेट करना है, डेल 1 2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डेल 1 2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो भी सेम चीज हो जाएगी, वो कितनी होगी मेरी 0 to 3 इनटू में m1 डॉट m2 डॉट dx ओवर में ei प्लस 0 to 3 m1 डॉट m2 dx ओवर में ei, ठीक है, यही चीज होगी। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अभी मेरे को कैलकुलेट करना डेल 1 2 डेल नॉट डेल 1 2 डेल 2 1 relative rotation at this rotation due to unit load at 1, ठीक है, यूनिट वर्टिकल लोड। तो हमने अभी हमको देखना है कि इस लोडिंग की वजह से जो हमने रिलीज किया था वो कितना रिलेटिव डिफॉर्मेशन आ रहा है इस पॉइंट पर, रिलेटिव डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, ठीक है, वही चीज हमको कैलकुलेट करनी है, वो चीज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हमारी 0 आ रही है, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ से हम देखें तो अगर मैं इस x डिस्टेंस पर लूं तो ये आता है मेरा 1 into माइनस एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स ओवर में ई आई 0 to 3 प्लस 1 into x इंटू डी एक्स ओवर में ई आई, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो 0, तो ये भी 0 हो गया। तो भाई मेरे पास इक्वेशन जो मेरे को मिल चुकी है, इक्वेशन जो मेरे को फाइनली सारी मिल चुकी है, वो कुछ अगर हम लिखें तो ये भी टर्म मेरा 0 है। तो रिलेटिव रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन भी एक मेरे को मिल चुकी है, -2 6 ओवर में ई आई, -2 6 ओवर में ई आई प्लस 0 इंटू पी प्लस 6 ओवर में ई आई इज इक्वल्स टू 0, 6 ओवर में एम ए इज इक्वल्स टू 0। इसको हम पी को हम आर ए भी मान, इसको हम पी मानते हैं और इसको एम ए नहीं, एम क्योंकि यहाँ पर हमने मोमेंट रिलीज किया है तो सी पर एम सी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यार, 216 डिवाइड बाय 6, ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, 24 into x अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अच्छा ओके 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 ओके, सॉरी यार, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने डेल्टा 2l कैलकुलेट किया है, डेल्टा 2l ये गलत है। डेल्टा 2l जो होगा वो हमारा कितना होगा यार, वो होगा हमारा 24 into x into 24x into 1, यही होगा ना, 1 into डेल्टा 2l is equals to 0 to 3 24x 20 एट अ डिस्टेंस एट dx पे, और मोमेंट की वजह से कितना आएगा, मोमेंट की वजह से तो बस ही रहेगा 1, क्लियर है। तो ये कितना आएगा इनटू dx ओवर में ei और पोर्शन ऑफ ac और सी सी डी के लिए तो एकदम 0 रहेगा क्योंकि इस पॉइंट पर लोडिंग नहीं है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 108, ठीक है, 108 ओवर में ei, ये आ रही है आपकी 24 के कारण नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, 108 ओवर में ei 108 ओवर में ei प्लस 0 इंटू पी प्लस कितना 6 ओवर में ei इंटू में एम सी एंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं तो mc जो हमारे पास आता है, mc आता है डिवाइड बाय 6, वो आता है हमारे पास 18 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मतलब जो डायरेक्शन में जूम किए इस पॉइंट ऑफ मोमेंट हमारा कुछ ऐसे ही लग रहा है, ठीक है भाई। तो हमारे पास mc आ चुका है, हमारे पास pa कैलकुलेट करके आ चुका है। तो एक बार देखते हैं कि डायरेक्शंस का क्या फंडा है, तो हमारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
तो अगर हम लोग देखें यार, हमारे पास जो P है वो हमारे पास 12 किलो न्यूटन आया है माइनस के साइन के साथ। तो उसका मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में आता हूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरे पास बीम है, यहाँ पर मैंने कट किया, ठीक है, यहाँ पर मेरा 24 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो P है वो मैंने कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है इस डायरेक्शन में, बट P जो आया वो मेरा नेगेटिव आया, तो जो मेरा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 12 किलो न्यूटन का इस पॉइंट पर, क्लियर है। और जो मेरा मोमेंट है MC का वो कितना है, मेरा 18 किलो न्यूटन मीटर आया, तो वो पॉजिटिव है, तो वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो जो डायरेक्ट मोमेंट है वो है मेरा, ये है मेरा 18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर वर्टिकल ऊपर को लग रहा है, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स वो लगेगा नीचे 12 किलो न्यूटन का, और जो मोमेंट है वो 18 किलो न्यूटन मीटर रहेगा ऐसे अलोंग द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये मेरे इक्वेशन है। और अगर मेरे को मोमेंट फाइंड करना है, अगर मेरे को आर ए फाइंड करना है इस पॉइंट ए पर, एक्चुअली तो वही कर रहे हैं रिएक्शन फोर्सेस, तो वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 24 है, इस पॉइंट पर भी 12 किलो न्यूटन हो जाएगा अपवर्ड इस डायरेक्शन में, 12 किलो न्यूटन इस वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए। और अगर मुझको मोमेंट को बैलेंस करना है, मोमेंट को बैलेंस करना है, तो मेरे पास रहेगा कितना, अगर मैं इस पॉइंट पर लूं तो एम ए, लेट अस सपोज मैंने एम ए को माना है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 के कारण कितना देगा, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 इस डायरेक्शन अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा पॉजिटिव, और माइनस 24 इंटू 3 नेगेटिव, और इस डायरेक्शन से पॉजिटिव 18 माइनस ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन बनेगी। अगर मैं ए के बाद मूवमेंट को 0 करता हूँ तो ये इक्वेशन है मेरे पास 12 इंटू 3 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 18, तो ये हो गया मेरे पास एम ए, यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर। माइनस कहने का मेरा मतलब है कि जो एम ए का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 18 किलो न्यूटन मीटर। तो भाई ये है इक्वेशन की वर्क एनर्जी थोड़ा, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल लोड हमको कैसे अप्लाई करना है इस चीज में, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे तो तब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये चीज वैल्यू हमने कैसे लिखी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे, कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपको एक तरीका था बताने का कि हमको कैसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल लोड। अभी इसको अगर डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें तो डायरेक्ट इक्वेशन अगर हम लिखें विदाउट यूजिंग ऑफ वर्चुअल लोड मेथड, तो वो देखते हैं कि वो चीज हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज पर आते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी सही से। वर्चुअल लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके सिविल इंजीनियरिंग में, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। आप देखते हैं यार इसको। तो गाइस हम लोग ये प्रॉब्लम देख चुके हैं वर्चुअल लोड मेथड से, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि विदाउट वर्चुअल लोड मेथड अगर हम देखें तो इसकी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमको यहाँ पे कट दिया है, ठीक है, इसमें हमको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी है, बट इससे पहले हमने वर्चुअल वर्क मेथड वर्चुअल लोड से हमने कैलकुलेट किया था। अभी देखते हैं कि डायरेक्ट अगर हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं कि जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भाई कट लगाया है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने कट लगाया, यहाँ पर मेरा 24 किलोमीटर का फोर्स है, क्लियर है। और इसी पॉइंट पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर एक शियर फोर्स लग रहा हो तो लेट अस मैं उसको P अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, और एक यहाँ पर मोमेंट लग रहा होगा, लेट अस सपोज उसको मैं ये अज्यूम करता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन मेरा यही रहेगा, कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन मेरा का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर मैं जो डिफ्लेक्शन अज्यूम कर रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा जो डिफ्लेक्शन होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा और जो इसका अपोजिट होगा वो मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो भाई अगर मुझे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी है इस चीज के, तो मेरे को तो दो ही इक्वेशन तो मेरे पास वही है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिफ्लेक्शन का और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रोटेशन का, वो मेरे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड मेरा कितना आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं वो होता है मेरा कि दिस प्लस यही होगा, ये प्लस दिस, तो यहाँ पर भी कुछ वर्टिकल डिफ्लेक्शन इस लोड और मोमेंट के कारण आएगा और यहाँ पर जो आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, सबसे पहले मैं देखता हूं, सबसे पहले मेरे पास जो पोर्शन है बीम का, मेरे पास वो ये वाला है 24 P1, और यहाँ पर एक लग रहा है मोमेंट MC, और दूसरा जो पोर्शन है मेरे पास वो है, मेरे पास एक लग रहा है यहाँ पे P1 P शियर फोर्स, एक मोमेंट MC, और एक इसमें वर्टिकल लोड तो कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर मैं मोमेंट इसमें कैलकुलेट करूं तो इसके लिए मेरे पास जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास कुछ ऐसे बन सकती है, 24 प्लस P L क्यूब अपॉन में
3EI, ठीक है, 24 अपॉन में 24 प्लस पी एल क्यू अपॉन में 3EI, ये यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। और मोमेंट के इस एमसी के कारण कितना होगा यहाँ पर, इस एमसी के कारण होगा आपका एम एल स्क्वायर ओवर में 2EI, ठीक है, एम एल स्क्वायर ओवर में 2I होगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो बीम जो बेंड करेगी वो कुछ इस डायरेक्शन बेंड करेगी, तो यानी अपवर्ड है, तो कोऑर्डिनेट के अपोजिट है, तो यहाँ पर मुझको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया कि भाई इस पोर्शन के कारण ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे भाई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो प्लस वर्टिकल इस फोर्स के कारण P1 के कारण कितना होगा हमारा, पी एल क्यूब ओवर में 3EI, यही होगा। क्लियर है? और इस मोमेंट के कारण ये भी बीम ऊपर को बेंड करेगी अलोंग द कोऑर्डिनेट 1 के अलोंग ये, तो ये कितना होगा आपका प्लस ये होगा आपका कितना एम सी इंटू एल स्क्वायर ओवर में 2EI। क्लियर है? तो भाई अगर मैं देखूं ये चीज तो ये चीज है मेरे पास वो सेम है, ये इक्वल्स टू टोटल सम 0 रहेगा इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपका बेसिकली डेल्टा वर्टिकल रिलेटिव। क्लियर है? तो ये टोटल टर्म मेरे पास 0 रहेगा, तो ये कैंसिल होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आता है 24 प्लस पी एल क्यूब अपॉन में 3EI इज इक्वल्स टू माइनस पी एल क्यूब अपॉन में 3EI, ठीक है। EI से EI कैंसिल, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, और ये इक्वेशन बन गई मेरे पास यहाँ पर कितना P आ गया मेरे पास भाई माइनस 12 किलो न्यूटन, ठीक है, माइनस 12 किलो न्यूटन। मतलब जो डायरेक्शन हमने P का एज्यूम किया है, डायरेक्शन जो हमने P का एज्यूम किया है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो शियर फोर्स लग रहा है वो इस पॉइंट पर कैसा लग रहा है, ये 24 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ पर जो P लग रहा है वो एक्चुअल में वो ऐसे लग रहा है, हमने डायरेक्शन अपोजिट है, इसके अपोजिट एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने भाई P कैलकुलेट कर लिया, जब हमने क्या किया, वर्टिकल रिलेटेड डिफॉर्मेशन को हमने जीरो किया। अभी अगर मैं थीटा को अगर मैं जीरो करूं, रिलेटिव डिफॉर्मेशन ड्यू टू थीटा अगर मैं जीरो करूं, क्योंकि मैंने मूवमेंट को रिलीज किया है बट एक्चुअल में तो मेरा कोई रिलीज नहीं है ना, तो इसके कारण अगर मैं देखूं सबसे पहले 24 प्लस पी, हाँ 24 प्लस पी के कारण अगर मैं देखूं आपको 24 प्लस पी के अगर मैं कारण देखूं, मूवमेंट हमारा जो आता है वो आता है कितना, उसके कारण जो यही सेम इक्वेशन है मेरे पास, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर मेरे पास 24 लग रहा है, ये मैंने पी एज्यूम किया था, और यहाँ पर पी, ये यहाँ पर एक एमसी और एक एमसी इधर पर, ठीक है। तो इसके कारण अगर मैं देखूं 24 प्लस पी के कारण ये बीम कुछ ऐसे बेंड करेगी, ठीक है। तो ये रोटेशन कैसा होगा, यहाँ पर ये रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर रोटेशन कितना है, 24 प्लस पी एल स्क्वायर ओवर में 2EI, यही क्वेश्चन होगी। अब प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोटेशन का जो एक्सिस है, रोटेशन यहाँ इस पॉइंट पर क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव है, तो ये रोटेशन जो होगी यहाँ पर ये वाली होगी नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? इस एमसी के कारण जो बीम करेगी बेंड वो कुछ ऐसे करेगी, ये जो रोटेशन होगा ये क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हमने लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दिया, उसके अलोंग लग रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा आपका बेसिकली कितना होगा आपका MC इनटू MCL अपॉन में EI, यही क्वेश्चन होगी, ठीक है। L जो है वो आपका ये वाला डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक आपका L है, ठीक है। और प्लस अगर हम लोग करें इस बीम के लिए, इस बीम के कारण जो होगा ये बीम कुछ ऐसे ही बेंड करेगी, ठीक है। तो इसके कारण जो रोटेशन क्या आएगा आपका, ये क्लॉकवाइज ही होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, अगर यहाँ पर देखें तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो इसी कारण आएगा कितना आपका पी एल स्क्वायर ओवर में 2EI प्लस MC इंटू एल ओवर में EI, ये कितना होगा भाई, जीरो होगा, क्योंकि जो रिलेटिव डिफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यार, इस केस में ये हमने कैलकुलेट किया था ना रिलेटिव डिफॉर्मेशन, ऐसा ही होता है। ये अगर यहाँ पे थीटा ए है, ये थीटा बी है, तो रिलेटिव डिफॉर्मेशन क्या होगा भाई, यही चीज थी, थीटा ए प्लस थीटा बी, यही किया ना हमने, थीटा दिस इज, ये थीटा ए है सपोज, और ये आपका थीटा सी है, इसके बाद थीटा बी है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें भाई, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो भी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, 24 प्लस पी एल क्यूब है, ठीक है। तो P तो है भाई हमारे पास कितना, P अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर ये इक्वेशन है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 24P, ठीक है। तो 24 कितना है P हमारे पास, अगर हम इस चीज को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, MC हमें कैलकुलेट करना है, तो 24 और P हमें कैलकुलेट कितना किया, -12 इनटू L कितना है, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4,
ये इक्वेशन तो आ गई भाई मेरे पास, इसकी वैल्यू -54 ओवर में ई आई, ठीक है, प्लस प्लस ये पी कितना है आपका -12 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 -54 -54, ठीक है, अपॉन में ई आई, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 MCL ओवर में इंटू 3 ओवर में ई आई, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे गए तो ये कितना हो जाएगा आपका 108 अपॉन में ई आई माइनस, और ये हो जाएगा आपका 6 MC ओवर में ई आई, क्योंकि L हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो 108 डिवाइड बाय 6 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा MC जो आता है वो आपका आता है आपका कितना 18 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है वो हमारा करेक्ट ही है, ठीक है। तो फाइनल एक बार देखते हैं कि फाइनल डायरेक्शन जो हमारी आती है वो कुछ ऐसे आती है। ये शेयर फोर्स यहाँ पे 12 का लग रहा है, कितना -12 अपवर्ड में, यहाँ पे 24 किलो न्यूटन, ठीक है। ये मोमेंट जो लग रहा है यहाँ पर 18 का लग रहा है, और सिमिलरली यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर ये मोमेंट 18, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा शेयर फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर वो डाउनवर्ड में लगेगा, वो कितना होगा आपका -12, ठीक है। ये भी -12 है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन है जो हमारी जो हमने ये हमने डायरेक्शन सही अज्यूम कर लिया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन और वो भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में फाइंड किया। तो बेसिकली पर्पस ये आपको बताना, ये एक इजी वे है कैलकुलेट करने का, बट प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर अगर EI आपका डिफरेंट हुआ तो ये आप डायरेक्ट इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तब आपको वर्चुअल लोड मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा जब आपका EI का वैल्यू आपका डिफरेंट होगा। वर्चुअल लोड मेथड हो गया, कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं। तो हम लोगों ने इस सिंपल बीम को हमने सॉल्व किया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमने देखने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी इसके बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिटरमिनेट बीम्स इन कंटीन्यूअस बीम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तब तक इस चीज को हम क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।